जय हिंद दोस्तों। एमपीपीएससी की इस टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर हम अपने एमपी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं महत्वपूर्ण, उन सभी की टेस्ट सीरीज़ आपको करवाएंगे, जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़। और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो टेस्ट सीरीज़ करवाई जा रही है ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अनुसार है। और न्यू सिलेबस के अनुसार ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है वो बिल्कुल 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ये समझ लो आपके परीक्षा में जो पेपर आता है सेम उसी टाइप से है। और आप यही समझ कर पेपर दीजिए कि समझ लो आपकी परीक्षा में पेपर आया है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप बताएं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो पहला है लोकेश्वर, फिर अति लोकितेश्वर, फिर है मैत्रेय, फिर है पद्मपाणि। तो दोस्तों आपको पता है इसका जो आंसर है वो हैगा, और कौन सा होगा, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है, मैत्रेय। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द का उचित विवरण क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है, पहला है सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीन धर्मशास्त्र, फिर है वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय, फिर है परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, या फिर है आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियाँ। तो दोस्तों अगर आपका दूसरे का अगर सी है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, दूसरे का सी यानी कि परिपूर्णता जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। तो यही होता है भारत के सांस्कृतिक इतिहास में पारमिता शब्द का उचित विवरण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन है आपका कि बौद्ध मत के, आपको पढ़ना है ध्यान से, कि बौद्ध मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ अवधारणा क्या है। पहला है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, फिर है स्वयं की पूर्ण अस्तित्वहीनता, फिर है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, फिर है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो दोस्तों अगर तीसरे का अगर आपका पहला है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, तीसरा पहला यानी कि तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। तो बौद्ध मत में निर्वाण की श्रेष्ठ अवधारणा क्या है, तृष्णा रूपी जो अग्नि है उसका शमन करना। तो होता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है। आपको बताना है सूर्य मंदिर के लिए कौन सा विख्यात है। अरसावल्ली है, मदुरै है, अमरकंटक है, या आंध्र प्रदेश है। अगर दोस्तों चार का आपका पहला है अरसावली तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अरसावली जो है ये काय के लिए प्रसिद्ध है, सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा जो है यहाँ पर एनालाइज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें समय बहुत लग जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगे तो मेरे को बताना। ठीक है, अब अगले बात बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका कि भारतवर्ष 1927 में बनी बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था। भारतवर्ष में 1927 में बनी बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, ये यूपीएससी में भी आया था एक बार क्वेश्चन। पहला है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, फिर है भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियाँ निश्चित करना, फिर है राष्ट्रवादी प्रेस पर संसद व्यवस्था अधिरोपित करना, और फिर है भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। तो दोस्तों अगर आपका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका डी ही होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो छठा क्वेश्चन है आज का, छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे। कृषक थे, योद्धा थे, बुनकर थे, या व्यापारी या वेश्य थे। तो दोस्तों अगर छठे का आपका अगर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, छठे का डी आंसर होगा। सातवां है मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। आपको बताना है कि मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। तो 2 बार किसका हुआ था बताएंगे दोस्तों, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, या औरंगजेब का। दोस्तों अगर सातवें का यहाँ पर अगर आपका डी है तो बिल्कुल सही है, औरंगजेब का हुआ था, सातवें का डी। तो मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवां क्वेश्चन है आपका। आठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आठवां क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। आठवां क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर स्थल भीमबेटका के बारे में सही कथन चुनना है आपको। ठीक है, तो यह एक विंध्यन सेल में स्थित है, यह एक मानवीय कलात्मक अभिव्यक्ति है, और इसके चित्रांकन में लाल, सफ़ेद एवं काले रंगों का उपयोग किया जाता है, और फिर यह सतपुड़ा पर्वत का मुख्य भाग है। तो दोस्तों अगर आपका यह आंसर अगर बी है ना, 1, 2 और 3 तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि चौथा गलत है और तीनों सही है ना, 1, 2 और 3 सही है और चौथा यहाँ पर गलत है। ठीक है दोस्तों, अगर आपका यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। विंध्यन मात्र का ये सिर्फ हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विंध्यन मात्र का सिर्फ क्या है, सेल में स्थित नहीं है, उसका सिर्फ एक हिस्सा है, इसलिए मतलब आप ये ध्यान रखेंगे, विंध्यन मात्रा का हिस्सा, ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। और यह एक मानवीय कलात्मक अभिव्यक्ति है, ये भी सही बात है यहाँ पर। और इसके चित्रांकन में लाल, सफ़ेद एवं काले रंगों का उपयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। और ये सतपुड़ा पर्वत का मुख्य भाग है, तो दोस्तों गलत हो गया। ठीक है, तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 9वें क्वेश्चन का आंसर देना है आपको दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे, कि मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जेजाक भुक्ति वंश का संस्थापक कौन था। तो जेजाक भुक्ति वंश का संस्थापक बताना है दोस्तों आपको। पहला है यहाँ पर नन्नुक, फिर है भानुगुप्त, फिर है भावदत्त वर्मा, फिर है प्रवर सेन। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर 9वें का अगर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर नन्नुक ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है आपका 10वां, कौन सा है, 10वां है देवी अहिल्याबाई होलकर ने शासन को अपने हाथ में कब लिया था। 1727 में, 1732 में, 1767 में, 1784 में। अगर दोस्तों आपको याद होगा तो 10वें का अगर यहाँ पर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, 10वें का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10वें का हो जाएगा यहाँ पर
सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11वां कि 1857 के युद्ध में मंडला से विद्रोह किसने संभाला था? मंडला से विद्रोह किसने संभाला दोस्तों? सुरेंद्र राय ने, राय बहादुर सिंह देवी सिंह ने, नारायण सिंह ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों अगर यहाँ पर 11 का आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, राय बहादुर एवं देवी सिंह। ठीक है दोस्तों, आप आकलन करते रहें, आपके कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं लास्ट में जरूर लिखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 12वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का वास्तविक स्वतंत्रता संघर्ष किस सत्याग्रह से आरंभ माना जाता है? तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पर, पहला जो है आपका 1916 सिवनी सत्याग्रह, फिर 1923 झंडा सत्याग्रह, फिर है आपका जो है यहाँ पर चरण पादुका सत्याग्रह 1931। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे नमक सत्याग्रह जो है 1930। आपको सही आंसर बताना है यहाँ पर, सही आंसर क्या है एक बार आप बिल्कुल विचार कर लें, क्या सही आंसर आपका क्या होगा। तो अगर 12वें की बात करें दोस्तों तो 12वें का जो यहाँ पर आंसर है वो है, अगर आपका ए आ रहा है तो बिल्कुल सही है, 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1916 सिवनी सत्याग्रह। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हुसंग शाह की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? तो दोस्तों यहाँ पर पहला है गजनी खां, फिर है महमूद शाह द्वितीय, फिर है अलब खां, फिर है बाज बहादुर। दोस्तों अगर 13वें का आपका सी है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है, अलब खां जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, तथा पूर्वी भाग अंकारा कहलाता था जिसकी राजधानी क्या थी? ये आपको बताना है, विदिशा थी, रायसेन था, भोपाल या महेश्वर। तो 14वें का दोस्तों अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर क्या है? विदिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विदिशा हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों त्रिधारा सभा के खेल एवं सीधे साधे चित्र किसकी रचना है? ये बताना है आपको दोस्तों, मुक्तिबोध की रचना है, शरद जोशी की रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, या हरिशंकर परसाई की? तो दोस्तों अगर 15वां का आपका अगर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन है महाकवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? नाटक बताना है, रघुवंशम, मेघदूतम, मालविका अग्निमित्रम या अभिज्ञान शाकुंतलम। ये चारों रचनाएं दोस्तों महाकवि कालिदास की है, लेकिन आपको बताना है पहली रचना कौन सी है इनकी। ठीक है, तो अगर दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पर अगर 16वें का अगर आप सी बताते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, मालविका अग्निमित्रम जो इनकी पहली रचना है। अगला है निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी नया संघीय प्रशासनिक शहर है? कोटामारू, कुआला टेरेंगालू, पुत्राजाया या ताइपिंग? तो दोस्तों अगर 17वां का अगर आप आंसर देते हैं और 17 का अगर सी आंसर देते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, पुत्राजाया। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। 18वां है केप कैनवेरल जिस स्थल से अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शटल छोड़े जाते हैं किस तट पर अवस्थित हैं? फ्लोरिडा के तट पर, वर्जीनिया या उत्तरी कैरोलिना या दक्षिणी कैरोलिना? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, अगर 18वें का आपका ए है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, यहाँ पर फ्लोरिडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है, हिमाचल प्रदेश में या उत्तरांचल में? तो दोस्तों आप देखें अगर 19 का आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20वां है निम्न में से कौन सी झील तंजानिया, युगांडा एवं केन्या देश की सीमा पर अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो 20वें का अगर आपका यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, विक्टोरिया झील आएगा। क्या आएगा दोस्तों? विक्टोरिया झील। ठीक है, चारों ऑप्शन बोलने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऑप्शन आपको बता दूँ और फिर एक पहला जो सही है वही बता दूँ। ठीक है दोस्तों, नंदा देवी चोटी के बारे में बताएंगे ये। तो नंदा देवी चोटी के बारे में, नंदा देवी चोटी क्या है दोस्तों? तो आपको पता, देख लो आप ऑप्शन आसानी से। और यहाँ पर 21 का अगर आपका बी है तो बिल्कुल कही है, क्या होगा? कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी क्या है? कुमायूं हिमालय का भाग है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि भारतीय अनुपमृग यानी कि 12 सिंगा की उस उपजाति जो पक्की एक कड़क धरती पर फलती फूलती हैं और केवल घास भक्षी हैं, निम्न में से किस संरक्षण केंद्र में पाई जाती है? आपको इन चारों संरक्षण केंद्र बता रखे हैं, आपको इसमें से बताना है किस संरक्षण केंद्र में पाई जाती है। तो दोस्तों एक बार देख लें, अगर आपका आंसर यहाँ पर 22 का अगर ए है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, 12 सिंगा कहाँ पर पाया जाता है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे सही रहेगा। चारों ऑप्शन बोलने में समय बहुत ज़्यादा लग रहा है अपना। ठीक है, अपन चाहते हैं कम समय में आपके अधिक से अधिक तैयार हो जाए। 23वां क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है? तो दोस्तों इसमें से बताना आपको चार ऑप्शन में कि ये पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। तो चारों में से आपको बताना है किस टाइप से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इनकी दोनों हो जाएंगे, उपरोक्त तो दोनों, फसल विविधीकरण भी है और लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन भी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? बताना है आपको सियाचिन हिमनद है जो है कहाँ पर है दोस्तों? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप देख लेंगे। अगर आपका आंसर इसमें से 24 का डी है तो बिल्कुल सही है, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन हिमनद। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
25वां क्वेश्चन है आपका कि चंबल, काली सिंध तथा पार्वती नदियाँ मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन देख लेंगे। अगर आपका 25 का सी है मालवा का पठार क्षेत्र, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 26वां क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति होती है। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति बतानी है दोस्तों, आपको बताना है इन चारों में से कौन से होगा। ठीक है, तो अगर 26 का दोस्तों अगर आपका यहाँ पर ए है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्षारीय आ जाएगा। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए अगर इन चार ऑप्शन में से कितना है। आपके एमपी में 526, टाइगर स्टेट भी इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैगजीन खदान है। तो किस जिले में एशिया की सबसे बड़ी मैगजीन खदान है, कोरबा में, बालाघाट में, सरगुजा में या कटरा में। ठीक है, तो दोस्तों बताना है चार ऑप्शन में से, तो 28वें का कौन सा हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर 28वें का आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, बालाघाट। ठीक है, 28वें का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष से घोषित की गई। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद ही कर लेना है। ठीक है, क्या मध्य प्रदेश की खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो आपको याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद होगा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ अगर 29वें का ए है 1995, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30वां क्वेश्चन है आपका। 30वां क्वेश्चन आपके समक्ष है। क्वेश्चन है कि हरसौंट यानी कि जिप्सम किस जिले में ज़्यादा पाया जाता है। आपको 4 जिले दे दिए गए हैं, आपको अगर पता होगा बिल्कुल बता देंगे दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर आप रीवा लगाते हो, ठीक, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन से होगा। अगला है महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट अवस्थित है, कहाँ पर है दोस्तों बताओ। इन चारों में से आपको बताना है कि कहाँ पर है ये एयरपोर्ट। दोस्तों अगर 31 का आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, खजुराहो। महाराजा छत्रसाल एयरपोर्ट कहाँ पर है, खजुराहो में। अगला है मध्य प्रदेश में वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की जाती है, इन चारों में से आपको बताना है। तो 32 का अगर दोस्तों आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, भोपाल से। ठीक है, भोपाल से। अगला है 33वां क्वेश्चन है दोस्तों। 33वां क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग ध्यान से। 33वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है, बताएंगे 33वां क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। गोंड, भील, सहरिया और बेगा। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग, बताओ 33 का कौन सा है। तो दोस्तों अगर 33 का बी, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, याद रखेंगे। अगला है मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि मध्य प्रदेश में खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई। दोस्तों अगर 34 का आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट 1975। अगला है अद्वैत पांडे संबंधित है। अद्वैत पांडे किससे संबंधित आपको बताना है, ठीक, खेल से संबंधित है क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख लेंगे अगर 35 का आपका ए है, 13 की बिल्कुल सही है, 13 किससे संबंधित है, अद्वैत पांडे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 36वां क्वेश्चन है आपके समक्ष कि मध्य प्रदेश में द्वितीय पुनर्गठन कब हुआ था। आपको बताना है मध्य प्रदेश में द्वितीय पुनर्गठन, पहला नहीं पूछा है, द्वितीय पुनर्गठन कब हुआ था बताना है आपको। तो 36 का दोस्तों अगर आपका यहाँ पर सी है 1 नवंबर 2000, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। पहला 1 नवंबर 1956, फिर दूसरा 1 नवंबर आप 2000 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 36 का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 37 की बात करते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन एवं जिलों के निर्माण के लिए VR दवे समिति की स्थापना कब हुई दोस्तों, बताओ ध्यान से, चारों को ध्यान से पढ़ लेंगे। अगर आपका 37 का दोस्तों ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, 1983 में हुई थी। अगला है मध्य प्रदेश के विधानमंडल में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट अधिसूचित हैं। तो आपको बताना है मध्य प्रदेश के विधानमंडल में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीट अधिसूचित है। दोस्तों ये तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए आपको। तो 38 का दोस्तों यहाँ पर अगर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, 47 है। ठीक है, याद रखना। अगला है 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो दोस्तों अगर इसका आंसर आप देख लेंगे ध्यान से, और अगर इसका आंसर आपका बी है, श्री प्रकाश चंद्र सेठी, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत को कितने कार्य आवंटित किए गए हैं। दोस्तों आपको बताना है कितने कार्य आवंटित किए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी से। तो अगर 40 का दोस्तों अगर आपका बी है 29 कार्य, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कितने कार्य हैं, 29 कार्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में कल्याणी संबोधन किसके लिए, वृद्ध महिला के लिए है, विधवा महिला के लिए है, गर्भवती महिला के लिए, प्रताड़ित महिला के लिए। तो 41 का आपको बताना है दोस्तों, 41 का बी, यानी कि अगर विधवा महिला के लिए आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 41 का हो जाएगा आपका बी। अब 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 42वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 42वां क्वेश्चन है पालपुर कुनो अभ्यारण्य किस स्थान पर है। दोस्तों पालपुर कुनो अभ्यारण्य जो किस स्थान पर, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो दोस्तों 42 का अगर आपका बी है श्योपुर, तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला है वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में मनरेगा श्रमिकों के लिए आवंटित राशि कितनी है। तो दोस्तों 43 का अगर आप बी लगाते हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपये। ठीक है, 43 का बी है। ठीक है, 60,000 करोड़ रुपये। फिर 44वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
44वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखेंगे कि मध्य प्रदेश में तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार किस जगत की हस्तियों को प्रदान किया जाता है। आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है कि तरुण कुमार भादुड़ी पुरस्कार जो है किस जगत की हस्तियों को प्रदान किया जाता है। तो 44 का दोस्तों अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट पत्रकारिता में दिया जाता है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए कि मध्य प्रदेश में नवीन पर्यटन नीति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों अगर 45 का आपका डी है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2010 में। आपको पता होना चाहिए प्रथम पर्यटन नीति 1995 में आई थी और नवीन पर्यटन नीति 2010 में। आगे बढ़ते दोस्तों 46वां क्वेश्चन है कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। 46वां क्वेश्चन है कि सबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दोस्तों अगर 46 का आपका अगर यहाँ पर देख लेंगे, अगर आपका सी आ रहा है मुरैना तो बिल्कुल करेक्ट है, 46 का हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है, ठीक है। 47वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, चार स्तरीय, सकल स्तरीय। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबके से होना चाहिए। अगर आपका त्रिस्तरीय तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, त्रिस्तरीय बिल्कुल करेक्ट है। अगला है जफरनामा रचना के रचनाकार, ये भी सबको पता होगा, गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, अमीर खुसरो, गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों अगर 48 का आपका यहाँ पर 48 का आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह है। जफरनामा के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह हैं, ठीक है, और गुरु नानक देव पहले गुरु है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपको बताना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध था और एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट का उपबंध था और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था। तो दोस्तों अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो 49 का डी होगा, इनके तीनों सही है। प्रांतीय स्वायत्ता का उपबंध भी था, ठीक है, और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट का उपबंध भी था और केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध भी यहाँ पर था। तो 49 के हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट दोस्तों पुस्तक आपके सब पता होना चाहिए। अगर 50 का दोस्तों आप यहाँ देख लेंगे, अगर 50 का आपका सी है तो बिल्कुल सही है, रफीक जकारिया। रफीक जकारिया क्या है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है दोस्तों। 50 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आधे क्वेश्चन हो गए, आधे और रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। आपको बताना दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ध्यान से देख लें। और अगर आपका यहाँ पर सी है मोतीलाल नेहरू तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, इनके द्वारा मांग की गई थी, ठीक है। 51 के बाद में दोस्तों 52वां क्वेश्चन है आपके समक्ष, आप देख लेंगे ध्यान से कि भारत की संविधान सभा में गठित करने का आधार क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा, अगर 52 का आपका यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 53 का क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। आपको बताना है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है। या 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। तो अगर 53 का दोस्तों आपका अगर यहाँ पर बी है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, तो बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 54वां क्वेश्चन है आपके समक्ष। 54वां क्वेश्चन है आपके समक्ष, देखेंगे ध्यान से कि लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था। तो आपको बताना है लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, फ्रांस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड में। दोस्तों अगर 54 का आपका अगर यहाँ पर ए है फ्रांस तो बिल्कुल करेक्ट है। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म जो हुआ है वो फ्रांस में हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 55वां क्वेश्चन है, संविधान की नवी अनुसूची किससे संबंधित। दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए आपको, संविधान की नवी अनुसूची संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर 55 का आपका ए है, ठीक है, तो बिल्कुल पता होगा भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। दल बदल ये 10वीं है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसी प्रकार से पंचायती राज और नगरीय निकाय का भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, सबको पता होगा वैसे। अगला है, वैसे ये एक काम करेंगे, आप मेरे को नीचे कमेंट में बताएंगे कि ये जो है पंचायती राज जो है किससे संबंधित है और नगरीय निकाय किससे संबंधित, किस अनुसूची से संबंधित है। ग्राम पंचायत किस अनुसूची में और नगरीय निकाय किस अनुसूची में। टेस्ट पूरा होने के बाद जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है, देखता हूँ मैं कौन कौन देगा इसका आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों आपको बताना है 4 ऑप्शन आपके समक्ष। और 56 का दोस्तों अगर आपका यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट, अनुच्छेद 253 आपको पता होगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है, बताना आपको। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है क्या है। तो अगर 57 का दोस्तों आप देख लेंगे और 57 का अगर आपका यहाँ पर डी है संसद द्वारा महाभियोग, तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। और महाभियोग शब्द का प्रयोग भी सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही राष्ट्रपति के लिए ही किया जाता है, ठीक है दोस्तों। 58वां क्वेश्चन है, 58वें क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे सभी लोग कि लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है। लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस वर्ग के लिए नहीं है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है दोस्तों। और अगर आपका 58 का अगर यहाँ पर सी है दोस्तों, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कहाँ है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है ही नहीं अलग से सीटों का निर्धारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसकी समझ अच्छी है पॉलिटिकल है वो बना लेगा आसानी से। अगला है
निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री कौन नहीं रहे हैं, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये शुरू वाले जो 3 हैं तो तीनों रहे हैं, लेकिन 59 का जो डी बी डी जत्ती ये नहीं रहे हैं। बाकी आप देखें सरदार पटेल, एल के आडवाणी और चौधरी चरण सिंह, ये तीनों जो हैं उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, तो 59 का हो जाएगा आपका डी। अगला है गांधीवाद एवं मार्क्सवाद के बीच एक सहमति पाई जाती है, वो कौन सी है? तो कौन सी बात है जो दोनों में मिलती है, गांधीवाद और मार्क्सवाद में? 60 देख लेंगे ध्यान से दोस्तों। अगर 60 का आपका यहाँ पर पहला है तो बिल्कुल सही है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज चाहता है, गांधीवाद भी और मार्क्सवाद भी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 61, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विराल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, विराल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो 61वां क्वेश्चन है दोस्तों आपके समक्ष। और अगर 61वें क्वेश्चन का आपका आंसर ए है तो बिल्कुल सही है दोस्तों, 61वें क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, गोपाल बाबा बलंगरकर। ठीक है, यहाँ पर बलंकर, ये आपको बिल्कुल याद होना, 61वें का ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 62वां क्वेश्चन है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, संरचनात्मक बेरोजगारी या मौसमी या किस प्रकार की बेरोजगारी मिलती है? आपको बताना है दोस्तों, सबको पता होगा ये क्वेश्चन भी। तो 62 का अगर दोस्तों आपको पता है, अदृश्य बेरोजगारी मिलती है कृषि में। ठीक है, 63वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? व्यय विधि, आय विधि, मैट्रिक विधि, उत्पादन विधि। तो दोस्तों आपको 63 का क्वेश्चन, अगर आपका आंसर सी है तो बिल्कुल सही है, मैट्रिक्स विधि। ठीक है, अगला है हवाला क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हवाला इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, हवाला क्या है? 64वां क्वेश्चन है। तो 64वां क्वेश्चन का दोस्तों आपको पता है, अगर ए है तो बिल्कुल सही है, विदेशी मुद्रा का अवैध जो कारोबार होता है दोस्तों वो कहलाता है आपका हवाला। ठीक है, 65वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो 65वें क्वेश्चन का आंसर अगर दोस्तों आपको पता है, ठीक है, अगर सेबी की स्थापना आपको पता होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा कि 65वें का जो आंसर है वो दोस्तों वो है सी। ठीक है, 1992। ठीक है, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, पता होना चाहिए। इसकी स्थापना तो 1988 में हुई थी, ठीक है, लेकिन इसको वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया था, ये आपको थोड़ा पता होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 66वां क्वेश्चन है आपके समक्ष कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्रों में कभी कभी दिखती है, इस रैंकिंग की घोषणा की है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो घुमाकर पूछ लिया है। तो 66 का दोस्तों आपको पता है, ये सी अगर विश्व बैंक जारी करता है। हाल ही में IMF के SDR बास्केट में निम्नलिखित में से किस मुद्रा को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है? ठीक है, SDR में आपको पता है दोस्तों कुछ मुद्राएं होती है ना, उसमें से अभी किसको जोड़ने की बात चल रही है? तो 67 में बताना आपको डी यानी कि रेनमिनबी। ठीक है, रेनमिनबी के बारे में बात हो रही है। 67 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, रेनमिनबी चीनी मुद्रा है, मतलब वो जोड़ ली गई है, आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 68वां क्वेश्चन है आपके समक्ष कि एक राष्ट्रीय मुहिम राष्ट्रीय गरिमा अभियान चलाई गई है। आपको बताना राष्ट्रीय गरिमा अभियान क्या है? तो राष्ट्रीय गरिमा अभियान अगर दोस्तों 68 का आपका बी है तो बिल्कुल सही है, मेला ढोने की प्रथा समाप्त करने एवं मेला कर्मियों का पुनर्वास करने के लिए चालू की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 69वां क्वेश्चन है कि H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया। H1N1 आपको पता है किसके संबंध में आता है दोस्तों ये? तो 69वें का अगर दोस्तों आपका डी है तो बिल्कुल करेक्ट है, स्वाइन फ्लू। ठीक है, H1N1 किससे संबंधित है? स्वाइन फ्लू, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70वां क्वेश्चन है आपके समक्ष। 70वां क्वेश्चन है कि श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर 70 का आपको यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, अगर आपका 70 का अगर आप डी देते हैं चामुंड राय तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, 71वां क्वेश्चन है कि बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलना क्या होता है? बताओ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 71 का दोस्तों अगर आपका बी देते हैं घट जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका 72 वाला। लाइक कर दे दोस्तों, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें। अगला है दोस्तों, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल है वो आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो 72 का दोस्तों अगर आप यहाँ पर ए देते हैं पृष्ठ तनाव तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला है प्रकाश वोल्टिक सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? आपको बताना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 73 का ए प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक है, 74वां है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? आपको बताना है गतिज ऊर्जा किसमें नहीं है। तो चार ऑप्शन देख लेंगे। 74 का डी है खींचा हुआ धनुष, तो दोस्तों इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। ठीक है, 74 का इसमें क्या होती है? खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 75वां क्वेश्चन है। 75वां क्वेश्चन देख लेंगे ध्यान से कि भारत की रिद्धिमा पांडे का संबंध है। तो भारत की रिद्धिमा पांडे का संबंध किससे है बताना है आपको। तो 75 का दोस्तों अगर आपका ए है तो बिल्कुल सही है, एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, 75 का क्या हो जाएगा? ए। भारत की रिद्धिमा पांडे एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, और इनकी उम्र भी लगभग 12 साल के आसपास बताई गई है।
अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति आपको सबको पता होना चाहिए दोस्तों, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो 76 का हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ए 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है, आपको पता है अवश्रव्य जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और जो श्रव्य होती है वो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, और जो पराश्रव्य होती है दोस्तों वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। सीधे उत्तर की बात करते हैं, प्रतिरोध इनकी रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ये सबको पता है दोस्तों, पहले पढ़ा होगा आपने। तो सीधे उत्तर का यहाँ पर हो जाएगा डी, ओम होता है। ठीक है, ओम होता है। 78 पे आते हैं दोस्तों। 78वां क्वेश्चन है आपके समक्ष, पराग कणों का अध्ययन पराग कणों का अध्ययन ठीक है कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना है दोस्तों। तो 78वें क्वेश्चन का आंसर आप एक बार सोच लेंगे और आपको बताना है 78वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 78 का बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बी, पेलिनोलॉजी। ठीक है, पेलिनोलॉजी कहलाता है पराग कणों का अध्ययन। अगला है घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, आपको बताना है कौन सा घट में रूपांतरित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 79 का अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, पत्ता। ठीक है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। 80 क्वेश्चन का आंसर देना है दोस्तों। अगर आपका यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, तितली या प्लीहा। ठीक है, 80 का हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों। इसी प्रकार के अगर टेस्ट और भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। जीव भार का जो पिरामिड है वो किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, ये आपको बताना है। पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन है। तो 81 का दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा बी, तालाब में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, कृत्रिम बताना है आपको, जो मानव द्वारा निर्मित है वो कौन सा तंत्र है इसमें बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर 81 का तो भी होगा। 82 का क्या हो जाएगा, 82 का हो जाएगा ए, धान का खेत जो है कृत्रिम है दोस्तों। ठीक, बाकी घास का मैदान हो, वन, झील, ये सब प्राकृतिक है। ठीक है दोस्तों। अगला है साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, आपको बताना है किस बायोम के वृक्ष हैं साल, सागौन तथा शीशम। तो 83 का दोस्तों अगर आप यहाँ पर ए सोच रहे हैं बिल्कुल सही है, मानसूनी बायोम है। ठीक है, क्या है, मानसूनी बायोम। फिर आते हैं दोस्तों 84 वाले क्वेश्चन पर कि स्व स्थानीय संरक्षण नहीं है, स्व स्थानीय संरक्षण नहीं है, कौन सा बताएंगे स्व स्थानीय संरक्षण, इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 84 का बताएंगे। 84 का दोस्तों आपको पता है यहाँ पर डी वाला, क्योंकि पवित्र उपवन, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान ये सब स्व स्थान है, लेकिन जीन बैंक क्या होता है, स्व स्थान नहीं होता है, ये पर स्थान होता है, पता होना चाहिए आपको। अगला है ए प्रामिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। पर्यावरण मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई है इस चैनल पर, आप अगर आपने नहीं देखी वीडियो देख लें, मुश्किल से 5-7 वीडियो में आपकी पूरी एमपीपीएससी की पर्यावरण खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अच्छे से पढ़ाई, आप जरूर देखें और हाथों हाथ याद भी हो जाएगा। 85 का क्वेश्चन है दोस्तों कि अ प्रामिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताना 85 का आपका अगर डी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा। 85 का डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन है दोस्तों 86 है, नजीब तारकाई का संबंध है, नजीब तारकाई का बताना है दोस्तों आपको। अगर 86 का यहाँ पर ए है क्रिकेट तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला है दोस्तों 87वां क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, 87 का बताना दोस्तों। 87 का अगर आपका बी है 28 सितंबर तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। क्या है, 28 सितंबर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 87 का हो जाएगा आपका बी। आगे बढ़ते दोस्तों, ऑपरेशन मेरी सहेली, ये है ऑपरेशन मेरी सहेली क्या है बताएंगे दोस्तों। तो 88 का अगर आपका ए है, महिला यात्री रेल में सुविधा हेतु है ऑपरेशन मेरी सहेली। ठीक है, याद रखना। अगला है दोस्तों वर्ष 2020 के, मैं थोड़ा ऊपर बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो 89 का दोस्तों अगर आपका ए है लुइस ग्लुक तो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। लुइस ग्लुक जो है क्या है, वर्ष 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, ये एक अमेरिकी कवित्री, ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और रह गए, 10-11 क्वेश्चन और रह गए हैं। 90वां क्वेश्चन है दोस्तों कि परम सिद्धि क्या है, परम सिद्धि बताना है। तो परम सिद्धि क्या है दोस्तों, तो परम सिद्धि के दोस्तों देख लेंगे क्या है, सुपर कंप्यूटर है। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है, कौन सा इसमें से नेटवर्क डिवाइस नहीं है दोस्तों। तो 91 का अगर आपका बी है, लिनक्स नहीं है। बाकी तो गेटवे, रनटर्न्स, मॉडेम, ये सब क्या है, नेटवर्क डिवाइस है, लेकिन लिनक्स नहीं है। ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि लिनक्स क्या है, नेटवर्क डिवाइस नहीं है, ध्यान रखेंगे। 92 है याहू, गूगल, MSN है। याहू, गूगल और MSN क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों 92 का अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है, ये क्या है, इंटरनेट साइट से। याहू, गूगल और MSN क्या है, इंटरनेट साइट से। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों 93वां क्वेश्चन है आपके समक्ष कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है दोस्तों। ये तो आपको पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए एक प्रकार से कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होना चाहिए। तो 93 का दोस्तों अगर आपका यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है, 4 के। ठीक है, अगला है OCR का पूर्ण रूप क्या है, OCR का पूर्ण रूप बताना है आपको। OCR का पूर्ण रूप क्या हो सकता है दोस्तों, आप बताएंगे। 94 का दोस्तों अगर आपका डी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। NGT की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आपको NGT की स्थापना बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता ही होगा, ये क्वेश्चन एक बार आ भी गया है पहले भी, तो 2010 में हुई थी। ठीक है, 95 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, NGT जो इसको क्या बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका संघ लोक सेवा आयोग हेतु
किस कमीशन की सिफारिश को अपनाया गया था, बताएंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है, तो किस कमीशन की सिफारिश को अपनाया गया था, तो 96 का दोस्तों आपको पता ही है, सबको पता होगा वैसे, ठीक है। 96 का क्या हो जाएगा, बी ली कमीशन। अगला है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो दोस्तों 97 का अगर आपको यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल सबको पता होगा, यहाँ पर डी 1956 करेक्ट है। फिर है मध्य प्रदेश राज्य का पहला विद्युत गृह था, मध्य प्रदेश राज्य का पहला विद्युत गृह बताना है दोस्तों आपको, मध्य प्रदेश राज्य का पहला विद्युत गृह कौन सा था, तो बताएंगे 98 का दोस्तों, अगर आपका ए है बिल्कुल सही है, चांदनी, ठीक है। चांदनी मध्य प्रदेश राज्य का पहला विद्युत गृह है, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी और ये बुरहानपुर जिले में अवस्थित है, आपको पता होना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 99वां क्वेश्चन है आपके समक्ष कि प्रोजेक्ट शक्तिमान क्या है, प्रोजेक्ट शक्तिमान के बारे में बताना है आपको। तो ये शक्तिमान वो नहीं है, शक्तिमान नहीं है, प्रोजेक्ट शक्तिमान के बारे में बताएंगे आप। तो 99 का आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अगर ए है, मध्य प्रदेश सरकार की कुपोषण मुक्ति की पहल है ये प्रोजेक्ट शक्तिमान। और 100वां और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत पहाड़ी अरावली है, तो आपको यहाँ पर ठीक है ना, यहाँ पर तो ये कौन सी है, तो यहाँ बता रहा है, तो ये कौन सी है, अरावली हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। कि A.N. हेरो नामक वैज्ञानिक ने विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला किसे माना है दोस्तों, यहाँ पर अरावली को माना है, ठीक है। मैंने पहले आपको आंसर बता दिया यहाँ पर, तो ये अरावली है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने 100 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको और भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों, और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें, ठीक है। इसी प्रकार की और भी टेस्ट सीरीज आपके समक्ष लाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।